बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जे की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयां बना रहा है। खपरैल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका ना मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तस्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं, तीसरा कहता है इसमें तो हीक राती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है। तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं? जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना कर रहे थे। वह प्रायः रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौवें सिकोड़े खड़ी हुई थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1,00,000 नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे। फिर जब वह मुझसे दहेज 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात न उठा रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं होती, वह भी बारात में आकर तानाशाह बन जाता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सेर का जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासी की जगह हवादार नहीं है। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा? अगर यह मौका न मिला तो कोई और ऐप निकाल ली जाएंगे। भाई, यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत है, जब देखिए सिर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठा तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक खर्च ना करूँगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज का ही भरोसा है। तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा ही ना हो? आखिर मेरे और भी तो बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु, तो आज मैं मरा जाता हूँ। कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। कल्याणी, इसमें बिगड़ने की तो कोई बात ही नहीं, मरना एक दिन सभी को है। कोई यहाँ अमर होकर थोड़े आया है।
आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात ना टलेगी। रोज आंखों देखती हूँ बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानु ने जलकर कहा, जो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उबते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। रंडापे में भी कोई सुख होगा? कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसीलिए ना कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या कुछ और। जहाँ कोई बात नहीं बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ, मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और दबाते हो। मुफ्त खोर माल उड़ाए, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लुटे, कोई जबान न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों के लिए ही तो बोए जा रहे हैं। उदय भानु लाल, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो मैं क्या तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भानु लाल, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते होंगे। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियों भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानु, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए, ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम, जहाँ मेरी कोई पूछ ही नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी है, इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे, मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी, आंखें फूटी पीर पड़े। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगे तो मेरा घर न संभलेगा? मैं अकेले ऐसे 10-10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मील मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं हैं और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियां पर जा पड़ूं। उदय भानु, तब कहाँ जा रही हो तुम? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, तो क्या मेरे लिए जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागढ़ को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितने निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बजे थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर उठ बैठा। माता को देखते ही बोला, तुम तात आई थी मम्मा? कल्याणी दूर से ही खड़ी बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बापूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम तली दई मुझे अतेले दल लगता था, तुम त्यों तली दई थी, बताओ। यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों तरफ से हाथ फैला लिए। कल्याणी अब अपने आप को रोक न सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका दिल परिवर्तित हो गया। हृदय के कोने कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य, पुतालता तो था, तुम थूनती ना थी, बताओ अब वो कभी न दाओगी ना? कल्याणी, नहीं भैया, अब कभी नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आनी तो मन होता कि घर को तिलांजलि देकर चली जाओ,
लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा? कौन इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खोरी खटी, खुड़की झुड़की, सब कुछ तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चों को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से बोलती थी। उफ, यह मिजाज! मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं? घर में अकेली यह रहें और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती है, मनाती है कि यह किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ ऐसी ही जली कटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई भी न पूछेगा। अभी सब आव भगत करते हैं। जब जाकर सिर पर पड़ जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। रोती रह जाएगी। वाह रे घमंड! सोचती है मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा। सारी शेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूं। जरा वैधव्य का मजा भी चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूं कोसने लगती हैं। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया, या समझती है यह घर से इतना चिमटा हुआ है कि इसे चाहे जितना कोसो टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिमटने वाले जीव नहीं हैं। जहन्नुम में जाए यह घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक? आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूं। जब देख लूंगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी याद करोगे किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड लिया और दूसरे कुर्ते की जेब में रखकर छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकल गए। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके ही साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है। अभिनव सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। 17 वृत्तियां मुंह छिपाए पड़ी थीं और कुवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचार रहे थे और नगर में नरपिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानु लपके हुए गंगा की ओर जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुत्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ वह आदमी भी मुड़ता। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आ रहा था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलवाई थी।
सभी से वह इनके खून का प्यासा है। कल ही वह छूट कर आया था, आज दैवात साहब अकेली रात में दिखाई दिए, तो उसने सोचा यह इनसे दांव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद फिर न मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात ही में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो, मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के कच्चे भी न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की 7 साल को जाओगे। मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई। मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो खाते हो कसम? उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 1 2। उदय भानु, हट जा बदमाश, सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चल दिया, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। हाँ, इतनी दया कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे पे डाल दिया। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे और क्या हो गया। जीवन तुमसे ज्यादा असार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? वह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है। पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या। और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं, नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी भी या नहीं। बस सोचते इतनी दूर की हैं कि मानो हम अमर हैं। शेष आगे। धन्यवाद।